देने के लिए है वो है मेरी कहानी, वो मेरी कहानी। और शायद मेरी कहानी सुनकर जो हमें अपने ऊपर विश्वास की कमी है या जीवन में कुछ अलग करने के ऊपर अलग करने के आइडिया के ऊपर विश्वास की कमी है या डायरेक्ट इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास की कमी है, मेरी वो विश्वास की कमी पूरी हो सकती है शायद मेरी कहानी से। क्योंकि किसी की कहानी मैंने सुनकर शुरू किया था और मेरी कहानी बनी, शायद मेरी कहानी सुनकर आप शुरू करें और आगे बढ़ें। मैं आगरा का रहने वाला हूँ जो ताजमहल के लिए बहुत ही फेमस है और आगरा से मेरी स्कूलिंग हुई। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और मेरी मदर एक गवर्नमेंट टीचर थी और परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। करेक्ट, बड़े बड़े सपने क्या होते हैं हमें कुछ पता नहीं था क्योंकि देखे ही नहीं। करेक्ट, अमीरी कभी देखी नहीं थी बहुत ज्यादा उस लेवल की, लेकिन हाँ दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में तो चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ही नॉर्मल वे में सारी चीजें मूव कर रही थी। अचानक से 7th स्टैंडर्ड में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई और वो ट्रेनिंग जो स्टार्ट हुई वो हुई जीओडी की तरफ से, मतलब भगवान की तरफ से। वो ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट हुई? 7th स्टैंडर्ड में मेरे फादर को अपनी जॉब से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ता है। उसके पीछे का रीजन ये था कि उनकी आंखों में कैटरेक्ट होता है, वो जॉब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनको जॉब से रिटायरमेंट लेना पड़ता है। सेम ईयर मेरे ग्रैंडफादर की डेथ होती है। मेरी मॉम अपनी गवर्नमेंट जॉब को पहले ही छोड़ दी थी रिलेटिव्स के कहने पे कि क्या बेबी जी को जॉब करने का क्या मतलब है, छोड़ो घर में रहो, बच्चों को देखो, उनको पालो, ये सब नौकरी वॉकरी में कुछ है नहीं। मदर मेरी पहले जॉब छोड़ चुकी थी। अचानक से उस एक साल में हमारी फैमिली यहां से यहां पहुंच जाती है और जब फैमिली यहां से यहां पहुंचती है तो अपनी लाइफ में ट्रेनिंग शुरू होती है, वो होती है ट्रेनिंग ऑफ पावर ऑफ मनी कि पैसे की क्या अहमियत है। जब मेरे दादाजी की डेथ होती है, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं उसके पीछे एक कारण है। अगर आपकी पैसे को लेकर ट्रेनिंग हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पैसे को लेकर ट्रेनिंग नहीं हुई है तो ट्रेनिंग होने से पहले कमा लो, वरना ट्रेनिंग होने के बाद बड़ी हुई तरीके से समझ में आता है। और ये मेरे समझ में आता है। मेरे दादाजी के 10 बच्चे थे, राइट? आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, उस समय का टाइम ही ऐसे था। आपके दादाजी भी रहे होंगे। मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई और मैं क्या देख रहा हूं कि जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो भी उनके बच्चे थे, उनको डेथ से ज्यादा दुख इस बात का सवाल उनके मन में था कि अभी जो घर है जो दादाजी ने बनाया था, इसका बंटवारा कब और कैसे होगा और अपने को कितना मिलेगा, करेक्ट? और अपने को कैश मिलेगा, कैसे मिलेगा? उस दिन मैं 7th क्लास में भले ही पढ़ा करता था, लेकिन मैं वहां पे बैठे बैठे यही सोच रहा था, क्योंकि मैं अपने ग्रैंडफादर के बहुत क्लोज था, क्योंकि बचपन में बहुत सारा टाइम मैंने अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ में स्पेंड किया था। तो मैं उस समय बैठा बैठा यही सोच रहा था कि पैसा बड़ा कि रिश्ता बड़ा, पैसा बड़ा कि रिश्ता बड़ा। अगर क्या पैसा इतना बड़ा है कि एक किताब के जाने से ज्यादा दुख, तो साइड करो, घर के आने की खुशी लोगों में होता है। और मैं अपने अंदर बैठे बैठे यही सोच रहा था, यही सवाल मेरे अंदर था, क्या मैं भी आगे आने वाले समय में ऐसा ही बनूंगा? क्या मेरी सोच भी ऐसी ही हो जाएगी? और वहां मैं देख रहा था कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं एक घर के लिए। किसके लिए? और मेरे मन में ये चल रहा था कि क्या बड़े होकर मैं भी अपने छोटे भाई से ऐसे ही लड़ूंगा? क्या हमारे साथ भी ऐसे ही होगा? और मेरा जो छोटा भाई था जो स्कूल में पढ़ता था, अगर उसको कोई हाथ भी लगा देता था ना, तो हम पूरी बटालियन लेके पीट दिया करते थे, राइट? करेक्ट? क्योंकि स्कूल लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता था अपने छोटे भाई को, करता हूं, राइट? और करता रहूंगा। तो मुझे समझ में आया, उस समय मुझे समझ में आया कि इन सब लोगों के अपने अपने परिवार बन चुके हैं, और इन सब लोगों के अपने अपने परिवार है, और इन सब लोगों की अपनी अपनी जरूरतें बन चुकी हैं, और ये आज अपनी आमदनी से अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इनकी निगाहें इस घर पे है, क्या पता इस घर के बिक जाने से इनकी जरूरतें पूरी हो सके। और मुझे समझ में आया कि अगर इनकी जरूरतों की वजह से पैसा इनकी जिंदगी में ज्यादा बड़ा हुआ है, तो मुझे इतना पैसा कमाना है कि पैसे की वजह से रिश्ते छोटे ना हो मेरी लाइफ में। सेकंड स्टैंडर्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। आप में से कई लोग होंगे वो 12th के माध्यम से पहली बार लाइफ में डिपेंडेंट बने होंगे। मैं 7th क्लास में डिपेंडेंट बन चुका था, क्योंकि मैं 7th क्लास से ट्यूशन लेना मैंने स्टार्ट किया।
क्योंकि मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल, जो कि एक इटालियन स्कूल है, राइट, जिसकी कॉन्वेंट स्कूल है, मॉन्टेसरी स्कूल है, जिसकी मेन ब्रांच इटली के अंदर है और कई सारे इसकी ब्रांचेस हैं। और मेरे पेरेंट्स ने ये डिसाइड, बातचीत चल रही घर में कि पैसे की कमी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो एक और घर हमने लिया है उसकी लोन की किस्त नहीं जा रही है, काम करते हैं इसको इस स्कूल से निकाल के किसी और स्कूल में क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो मैंने डिसाइड करा नहीं, मैं स्कूल में पढ़ूंगा तो उसी में पढ़ूंगा, चाहे मेरे को स्कूल फीस को जनरेट करनी पड़े। और 7th क्लास से मैंने ट्यूशंस लेकर अपनी इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया। और जिंदगी में जब पहली बार पैसा कमाओगे तो समझ में आ जाएगा कि माँ बाप आपको पाल कैसे रहे हैं और खर्चा कितना होता है, खर्चा कितना होता है। लोगों को पैसे की वैल्यू समझ में आती है, लोगों को पैसे की वैल्यू समझ में आती है 25 साल की उम्र में, जब वो बैग पैक करके जाते हैं मुंबई और वहां पे लोकल ट्रेन में जब उनकी फ्री बॉडी मसाज होती है ना, और जहां झटका खा के आते हैं और पता नहीं लगता किस स्टेशन पे उतरना था और किस स्टेशन पे उतर गए और किस स्टेशन पे चढ़ना था और किस स्टेशन पे चढ़ गए। जब भीड़ में लटक के जाते हैं और जब वो 30-40-50 हजार रुपए के मुंबई में जब लटक के जॉब करते हैं, तब उनको समझ में आता है पैसे की वैल्यू क्या होती है। लेकिन तब तक उनकी उम्र 26, 27, 28 साल हो चुकी होती है। अपने आप को ऊपर वाले ने 7th स्टैंडर्ड में समझा दिया था कि देखो पैसे की वैल्यू क्या होती है, और हमने डिसाइड कर लिया था कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है। उस समय मैंने अपनी ट्यूशंस लेनी शुरू करी, अपनी पढ़ाई अच्छे से करी। 10th में आया, मैंने 100 मार्क्स अपने 10th में मैथमेटिक्स में स्कोर करे, साइंस में मेरे 96 थे, कंप्यूटर्स में मेरे अबव 90 थे। 10th कंप्लीट हुआ, घर वालों ने बोला कि बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, कोटा जाने का सपना था, नहीं जा पाया, आगरा में रह के प्रिपरेशन किया, आगरा में रह के आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया। और फॉर्चूनेटली और अनफॉर्चूनेटली एंड फॉर्चूनेटली दोनों चीजें हैं। अनफॉर्चूनेटली मैं आईआईटी के अंदर मेरा ईएमएल में रैंक आया, दैट वाज एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईएमएल निकलता था, राइट। और मेरा स्टेट का रैंक अच्छा आया। मैं एक साल ड्रॉप लेना चाहता था, मैं आईआईटी के अंदर प्रिपेयर करना चाहता था कि उन 2 सालों में जो घर वालों ने सपना दिया था, या जो सपना था वो यही था कि किसी भी तरीके से अगर मैं आईआईटी में पहुंचता हूं तो मेरी फैमिली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और एक अच्छी लाइफ मेरे को मिल सकती है, और मुझे आईआईटी में रहना है। और उसके साथ ऊपर वाले ने एक और झटका दिया। हमारे 17 दोस्त थे 10th में, 11th और 12th में। 17 दोस्तों में से 16 दोस्तों का सिलेक्शन आईआईटी में हुआ, मुझे छोड़कर। ईच वन ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड इनटू आईआईटी, सिर्फ मेरा नहीं हुआ। और मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही थी कि मैं आपको सच बताऊं, मैं उनसे मिलने नहीं गया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मैं फेस कैसे करूंगा। क्योंकि उन 2 सालों में परिवार को बेहतर जीवन देने का एक ही तरीका मेरे पास था, वो था आईआईटी। लेकिन करेक्ट करता क्या नहीं करता, कुछ ना कुछ तो करना है। तो हमने एक स्टेट का अच्छा कॉलेज लिया, जैसे आज महाराष्ट्र के अंदर बीजीटीआई है, सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ऐसे यूपी के अंदर भी कुछ कॉलेजेस हैं। एक आईआईटी लखनऊ है, जैसे भूपेंद्र सर और निखिल सर पढ़े हैं, दूसरा केआईटी है। जब स्टेट कॉलेज में पहुंचे तो दिल में इस बात का दुख था, यार वहां नहीं है होना था, करेक्ट, ये वहां नहीं है, आईआईटी नहीं। और उस समय दुनिया ज्यादा देखी नहीं थी बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। शायद उस समय एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग में गलत लिखा, शायद एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग भी मैं गलत लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता था बिजनेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। मुझे इतना सा पता था कि कॉलेज में रहना है, अच्छा प्लेसमेंट लेना है और लाइफ को सेवल करना है, और फैमिली के अंदर जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं उन सारे चैलेंजेस को सॉल्व करना है। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो खूब सारी एक्टिविटीज में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू करा, क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंचने के बाद कुछ सीनियर से मिलने के बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि कुछ सीनियर्स कॉलेज के पास आउट होने के बाद उनकी हालत ऐसी है, क्या लेके आएंगे, क्या लेके जाओगे, ऑटो में सामान लेके आएंगे, ऑटो में सामान लेके दिल्ली में मुखर्जी नगर जाओगे आईआईटी प्रिपरेशन करने के लिए। और मैं नहीं चाहता था कि मैं जब कॉलेज से पास आउट होकर निकलूं और मैं उस कैटेगरी में आऊं, उन सीनियर की कैटेगरी में आऊं जो कॉलेज से पास आउट होने के बाद उनके पास प्लेसमेंट्स नहीं है और जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने प्लेसमेंट के लिए। मैं उन लोगों की कैटेगरी में आना नहीं चाहता था। मुझे इस बात का, और मैं एजुकेशन लोन पर भी पढ़ रहा था, तो मुझे इस बात का डर था कि कैसे क्या होगा अगर कॉलेज से एक अच्छा जॉब क्रैक नहीं हुआ तो प्लेसमेंट का क्या होगा, पापा को कैसे फेस करूंगा, फैमिली की फाइनेंशियल कैलकुलेशन कैसे चलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से मेरे भाई को किसी बेकार कॉलेज में डाल दिया जाएगा कि देखो जितना पैसा था तुम्हारे पे लगा दिया लोन लेके, अब तुम्हारे लोन का फिफ्टी हो रहा तो भाई को कैसे पढ़ाए। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में इतना समझ में आया कि अगर कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद मुझे जिंदगी में कुछ अलग चाहिए तो कॉलेज में रहते रहते मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक ही शब्द का फर्क है, वो है एक्स्ट्रा, वो है एक्स्ट्रा। अगर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो वो एक्स्ट्रा अपने अंदर लाना पड़ेगा। और कंटिन्यूअसली मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट किए,
AIR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कम्युनिटी में पार्टिसिपेट किया, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट किया, मैंने रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट करने शुरू करे, वर्चुअल कार डिजाइनिंग करना शुरू करा। एक्चुअली मैंने सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने शुरू करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होंगे तो मेरा बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। और जहां मेरे कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट 5 लाख का है, अपना एवरेज प्लेसमेंट 15 लाख का होगा और घर का खर्चा 40-50 लाख रुपए का है, तो कम से कम 4-5 साल में घर का लोन उतार देंगे, राइट? लेकिन उसी प्रोसेस में धीरे धीरे करके जब मैं अपने कॉलेज में अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा था, मेरे एक दोस्त ने बुलाया कि मुझे चलो एक बर्थडे पार्टी है। मैं रेडी हो गया, किस लिए? बर्थडे पार्टी के लिए। और बर्थडे पार्टी में मैं गया। उस बर्थडे पार्टी कहां थी? हमारे हॉस्टल के रूम में। कितने लोग बैठे थे? 4। केक की जगह कौन आए? एक सीनियर, राइट? और पूरी मीटिंग में मैं केक ढूंढ रहा था। पूरी मीटिंग में मैं कहां ढूंढ रहा था? मैं केक ढूंढ रहा हूं, वो इसलिए समझा रहे हैं। मैं कोल्ड ड्रिंक ढूंढ रहा हूं, वो इसलिए समझा रहे हैं, राइट? और मैं सोच रहा हूं कि अब पाव भाजी आएगी, करेक्ट? और पाव भाजी तो नहीं आई, अचानक से लाखों रुपए गोल्ड में आ रहे हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ बाउंसर। बस वो कॉलेज के सीनियर थे और तो मैं वहां चुपचाप बैठा रहा और जितना समझ में आ रहा था उतना सुनता रहा। थोड़े समय के बाद 7वीं स्टेज ऑफ मेडिटेशन में चला गया था, तो समझ नहीं आया हुआ क्या। लेकिन जब वो सेशन खत्म हुआ थोड़ा सा, तो सीनियर ने वहीं रोक लिया और वहीं रोकने के बाद मुझे PON बताया, पावर ऑफ नेटवर्क, मुझे AIPI बताया, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम, मुझे ESG ने बताया। और ये सारी बातें मेरे लाइफ में कभी भी पहले नहीं सुनी थी और शायद आज इस मीटिंग में भी नहीं बताई गई, क्योंकि एक छोटे से सेक्शन में इतना सब कुछ डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। और जब मैंने पावर ऑफ नेटवर्क को सुना, उन सारी बातों को सुना, तो मैंने डिसाइड करा कि लाइफ में करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। क्यों? जैसे मैं आपको बताता हूं, ये आपका फोन है, कितने का? 34,000। अभी गिर गया मेरे हाथ से, क्योंकि हम क्या आपका नाम दोस्त? एक जबरदस्त अप्लॉज सिद्धेश जी के लिए। सिद्धेश जी अंदर एक सोचे सर दोबारा मत फेंकिएगा, करेक्ट? 34,000, राइट? हाँ 24, चलिए कोई बात नहीं, 24,000 की फोन। आज से 2 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? 10,000। अगर ये खोया नहीं, करेक्ट? अगर ये और आज के 3 साल बाद और 4 साल बाद और 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद इस फोन की कीमत क्या होगी? और आज इसको कितने में खरीदा? समझ गए? 24,000 में एक फोन खरीदा जा सकता है जिसकी 5 साल के बाद वैल्यू 0 बनी है। तो एक अपॉर्चुनिटी को ट्राई क्यों नहीं किया जा सकता जहां से 5 साल के बाद अपनी वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है? मैं एक्चुअली कॉलेज में खरीदने वाला था बेटा। क्यों खरीदने वाला था? समझ गए आप? आपकी आंखें बता रही हैं, मुंह पे मास्क लगाया, आंखें। गिटार क्यों खरीदने वाला था आप सब जानते हैं, क्योंकि देखो अपने पास ऐसी पर्सनालिटी तो किसी की पर्सनालिटी से इंस्पायर करेगा, तो अपने को इंस्पायर करने के लिए गिटार चाहिए था, करेक्ट? कुछ नहीं, तंगने को बजाना आता हो ना आता। और मेरा रूम पार्टनर भी खरीदने वाला था गिटार, गिब्सन कंपनी का कोई गिटार आता था, गिब्सन। तो अपन लोग गिब्सन का गिटार खरीदने वाले थे, बजाएंगे गिटार कॉलेज फेस्ट में वोकल होगा। वोकल मतलब इधर क्या बोलते? हवा 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 लगवाएगा कॉलेज फेस्ट में, ऐसे बजाएंगे गिटार और जबरदस्त। मतलब अपने को कौन नहीं चाहता 19 साल की उम्र में नाम हो, पहचान हो, आइडेंटिटी? बाबा बनने का सपना थोड़ी ना। जब बाबा लोगों का कौन सा नाम है आजकल, राइट? तो मैं और मेरा रूम पार्टनर खरीदने वाले थे गिटार। मैं सच में बता रहा हूं गिटार। और किसी तरीके से मतलब मम्मी ऐसी थी कि कुछ भी मांगो दे देती थी, पता नहीं कैसे अरेंज करके। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें को सीखना है तो ठीक है, तुम ले लो, अपना हॉबी वगैरह करो। और मम्मी ने दे दिए पैसे, किसके लिए? गिटार के लिए। अब मेरे माइंड में कंफ्यूजन चल रहा था, गिटार खरीदूं कि स्टार्ट करूं, गिटार खरीदूं कि दोनों कर नहीं सकता था। आज के समय में तो कंफ्यूजन हो तो दोनों कर लो,
उस समय तो ऐसा नहीं था, एक ही डिसीजन है, गिटार पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद ऊपर वाला कुछ प्लान कर रहा था मेरे लिए। और कई बार देखो कुछ कैलकुलेशन ऊपर वाला प्लान करता है, अपने को समझना होता है। ऊपर वाला प्लान कर रहा था, मेरे माइंड में आया, वो जो मेरा फ्रेंड था मेरे रूम में आया, उसने दरवाजा खटखटाया और वो मेरे से पूछ रहा है तो तुमने क्या सोचा? मेरे हॉस्टल के रूम के बाहर खड़े होकर पूछ रहा है उधर तुमने क्या सोचा? मेरा रूम पार्टनर बोल रहा है अपने को कुछ नहीं करना है। रूम पार्टनर क्या बोल रहा है? मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा नहीं यार मैं करूंगा। और मैंने उस दिन 20 अप्रैल 2010 को मैंने अपने जीवन में डायरेक्ट सर्विस की करियर की शुरुआत करी और सैक्रिफाइस करा मैंने अपनी जगह। गिटार नहीं आया। मेरा रूम पार्टनर मेरे को देख के बोलता है कि वो पागल हो गया क्या? उसने ऐसा रिएक्शन दिया कि जैसे मैं प्लेन से कूदने वाला हूं बिना पैराशूट के, क्योंकि उसने पहले कुछ सुन के रखा था, आपने भी पहले कुछ सुन के रखा। तो उसने ऐसा रिएक्शन दिया, तो बोला कि यार रोहित सच में तू आगरा से है? मैंने बोला क्यों? मैंने कहा, बोला सबसे बड़ा पागल खाना आगरा नहीं है? राइट? तो मैंने भी उसको जवाब दिया कि देख भाई, समझदार लोग नौकरी करते हैं, पागल लोग भी कुछ बड़ा करते हैं, अब हम पागल हैं तो पागल ही बन के दिखाएंगे। और ऐसे जब हमारे दोस्तों ने बैठकर
निपटाई, तब तक बैठकर हमने रॉबर्ट कियोसाकी की किताबें निपटाई। हमारे दोस्त बैठकर नीड फॉर स्पीड खेला करते थे। नीड फॉर स्पीड, क्योंकि उनका सपना ये था कि किसी भी तरीके से नीड फॉर स्पीड गेम जीतना है, और अपना सपना ये था कि ये अपना रियल लाइफ गेम है और अपने को ये वाला गेम जीतना है। तो उस गेम के बाद उस गेम को जीतने के बाद 5 मिनट की खुशी मिलेगी, इस गेम को जीतने के बाद जिंदगी भर की खुशी मिलेगी। और 5 मिनट अपने जिंदगी भर की खुशी चाहिए, तो जिंदगी भर की चाहिए। मेरे कॉलेज में कैसे हुआ? डीजे नाइट, मिक्का सिंह आए, गाना गाने, मिक्का सिंह गाना गा रहे हैं, अपने दोस्त कर ली, डांस कर रहे हैं, और अपन कानपुर में जाके मीटिंग कर रहे हैं। दोस्त ने पूरा टल्ली होकर फोन किया, कहां है? मैंने कहा समय आने दे फिर बताऊंगा कहां। सर आज हम अपनी फील्ड के मिक्का सिंह बनने की तैयारी में हैं कि नहीं? मिक्का सिंह गाना गा रहा होगा, कॉलेज उसके सामने होगा, आज स्कूल ऑफ लीडरशिप की मीटिंग में है, और कहीं दोस्त मेरे सामने भी तो हैं। अब डिसाइड करना है कि आपको डिसीजंस क्या लेने। ये बिजनेस ज्वाइन करने से जिंदगी नहीं बदलेगा। आपने ज्वाइन कर लिया, आप इसमें आ गए, फिर पेन खरीदने से राइटर बन रहा है, संगा पेन खरीद के लाया, आपने राइटर। सर मैं काम कैमरा खरीदा, आपने लघु रत्नानी, फोटोग्राफ, हाँ करेक्ट। सर मैंने बाइक खरीदा, अब तुम्हें बाइक कैसे बन गया सर? ऐसा है क्या? सर मैं बैट खरीदा, आप नहीं समझ सकते कर। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। काम करना, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मेहनत करना पड़ता है, सही चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, राइट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, डेवलप करना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन कराना पड़ता है, मन को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन याद रखना सर उसका रिटर्न भी बनता है, उसका रिटर्न भी मिलता है। उसका रिटर्न क्या होता है? जो आपने कंट्रोल किया, जब उस समय शायद मैंने कुछ चीजें छोड़ी, उसके कुछ सालों के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ सेंगापुर से मलेशिया के क्रूज शिप में बैठा हुआ था, और मम्मी और पापा जब बैठ के वो बालकनी व्यू में जब चाय लेकर मैं अंदर बैठ के सोते हुए उनको देख रहा था ना, सच सच बता रहा हूँ, ज्यादा मजा आया, ज्यादा मजा आया। प्लेटफॉर्म है जो आपको रोड दे रहा है, स्कूल ऑफ लीडरशिप आपको कार दे रहा है चलाने की स्कूल, और अगर नहीं चलाओगे तो शुरू मत करो, चलाने नहीं तो शुरू मत करो। और याद रखना, अगर आज अपने बिजनेस की कार नहीं चलाओगे तो कल नौकरी की कार धक्का खा के चलानी पड़ती है, कल नौकरी की कार धक्का खा के। तो नौकरी की कार धक्का खा के चलाने से अच्छा है 18 साल की उम्र में अपनी बिजनेस की कार चला के तो देखो। आप कुछ बोले, अगर सर बड़ा नहीं हुआ तो आरती जी आप ही बोल के गए, राइट? पता नहीं कोई लीडर आया और बोल के गया, हुआ तो हुआ, बड़ा हुआ तो ठीक, नहीं तो कम से कम तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। आपने 10 प्रेजेंटेशन करे, मुझे नहीं पता कितने का चेक कमाया, लेकिन 10 प्रेजेंटेशन करने के बाद आपने अपने अंदर प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप किए, और जब उस प्रेजेंटेशन स्किल के साथ जब आप अपने फाइनल ईयर के इंटरव्यू में बैठे होगे ना, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा, आपने पहले प्रेजेंटेशन किया, आपने को पता है कैसे क्या करना है, आपने को पता है कैसे क्या करना है। अच्छा आप बताओ, पानी का बॉटल कितने का आता है? 20। अगर होटल में जाओ 40, और किसी 5 स्टार में जाओ गैस करने में क्या है? 100। और सिंगापुर में जाके वही पानी का बोतल पियो तो हो सकता है आपका हो जाए 500-600 रुपए। पानी का बोतल से, अंदर का पानी से पैसा क्यों बदल? सर आप अपने जीवन में अपनी कंपनी बदलो, आपकी वैल्यू बदलनी शुरू हो जाए। फिर बताया ये आपके प्लान है, ये आपके साथ बिजनेस में है, काम करते हैं, इनकी इनकम 1 लाख। मैंने सोचा पर मन बोलने लगे, पर भी एक बार सुना आश्चर्यचकित हुआ, 2 बार सुना कम आश्चर्यचकित हुआ,
कुछ बात सुनने के बाद 1 करोड़ पॉकेट में कुछ नहीं कर सकते। 1 करोड़ ऐसा लगने लगा 6 महीने बाद। कोई बताता था सर की इनकम 1 करोड़, तो 1 ही करोड़ है, ज्यादा नहीं है क्या? हुआ क्या? आप जब आपकी संगत बदलती है तो आपकी सोच बदलनी क्या होती है? आपकी सोच बदलनी शुरू होती है। इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद मेरा एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हुआ, मेरे थॉट चेंज होने शुरू हुए, मेरी किताबें चेंज होनी शुरू हुई, मेरी वीडियो चेंज होनी शुरू हुई, मेरी वीडियो चेंज होना शुरू हुआ। पहले मैं सुना करता था, हमारे कॉलेज में उस समय लैपटॉप तो था नहीं, हम गाने सुना करते थे एकदम रूम पार्टनर का फोन लेकर, स्मार्टफोन उस समय था नहीं। लेकिन किसको सुनना शुरू करा? जिन लोगों ने स्टार्टअप किए थे उनको सुनना शुरू करा। और ऐसी भी किताब पढ़नी शुरू करी। उस किताब में मैंने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ना शुरू करा, और उस किताब का सेकंड चैप्टर था, जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था, मैंने एक एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा। उस एंटरप्रेन्योर का नाम है माइकल डेल। क्या नाम है? माइकल डेल, करेक्ट। आज हमें से कितने सारे लोगों का सपना होता है एक लैपटॉप खरीदने के, डेल का, एप्पल का नहीं है तो डेल का खरीदेंगे, होता ही नहीं होता। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों का सपना होता है कि डेल में जॉब करनी है, डेल कोर कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, करेक्ट? हमारा एक और माइकल डेल ने जब डेल कॉर्पोरेशन को स्टार्ट किया तो उसकी एज क्या थी? 19 ईयर ओल्ड। यस सर। 19 साल की उम्र में किसी का सपना है डेल का लैपटॉप लेना, 19 साल की उम्र में किसी का सपना है डेल में नौकरी लेना, लेकिन 19 साल की उम्र में किसी का सपना यह भी था कि डेल कंपनी को खड़ा करना। आपका क्या सपना है? आपका क्या? आप बताओ। डेल ने डेल कंप्यूटर बनाया, तो आप बताओ वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था या फिर वो मैकेनिकल इंजीनियर था? कंप्यूटर साइंस। वो इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग नहीं करता था, वो मेडिकल का स्टूडेंट था। लेकिन उस समय की अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर्स थे। उस समय की अपॉर्चुनिटी क्या थे? कंप्यूटर्स थे। मैंने एक फोटो आपको भेजा है, राइट? आपके फोन पे बचा है, आप चेक करिएगा, एक फोटो और एक पिक्चर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उस समय की अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर्स थी। आज की अपॉर्चुनिटी क्या है? आज की अपॉर्चुनिटी है अ बिजनेस ऑफ प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आज की अपॉर्चुनिटी क्या है? अ बिजनेस ऑफ प्रमोशन एंड बिजनेस ऑफ प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अमेज़न क्या कर रहा है? प्रमोशन है। फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? प्रमोशन है। ज़ोमैटो क्या कर रहा है? ज़ोमैटो का अपना रेस्टोरेंट है क्या? प्रमोशन है। किसका? रेस्टोरेंट। ओला की अपनी क्या है क्या? प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसका? ड्राइवर्स का एंड कैब्स का। आज के स्टार्टअप्स प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के इन अराउंड बेस्ड है। आज के स्टार्टअप प्रमोशन के इन एंड अराउंड बेस्ड है। मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल तक से बात कर रहा हूं, जनरल। और आज आप डायरेक्ट सेलिंग में करते क्या हो? डायरेक्ट सेलिंग में आप वही प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, वही प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हो। और आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप बोलोगे सर लेकिन स्टार्टिंग में तो एक करके स्टार्ट करना होता है। ज़ोमैटो के डीसी को मैं सुन रहा था, ही इज पास आउट फ्रॉम आईएम। जब उनकी डीसी को मैं सुन रहा था, तो आज उनकी डीसी है, जब उन्होंने ज़ोमैटो को ज्वाइन किया, ज़ोमैटो के अंदर 7 एम्प्लॉय थे। कितने? 7 एम्प्लॉय थे। और आईएम से पास आउट होने के बाद ज़ोमैटो के उस डीसी का काम, जो आज डीसी है, उस समय डीसी नहीं थे, क्योंकि उस समय ज़ोमैटो में कुछ नहीं था। उस समय वो अपने मुंबई में अपने घर से जाकर जो फूड रेस्टोरेंट ओनर थे उनको कन्विंस करते थे कि आपको ज़ोमैटो के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। और आज आप जानते हो ज़ोमैटो कहां है, और आप जानते हो वो आईएम पास आउट वाला पर्सन कहां है। दी द वीसी ऑफ ज़ोमैटो टुडे। आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं? आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं? आज शायद ज़ोमैटो के सेटअप करने में आपको लाखों रुपए लगे, ओला के सेटअप करने में आपको लाखों रुपए लगे, लिंक्स लगे, आपको एफर्ट्स लगे। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपना प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस जस्ट एक शॉपिंग डिसीजन लेकर आप क्या कर सकते हो? आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास खुद की वेबसाइट है, आपके पास खुद की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपको बस एक नेटवर्क बिल्ड करना है, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल आपको बिल्ड करना है, और उसको बिल्ड करने के लिए आपको अपने टाइम और आपको अपने एफर्ट्स को इन्वेस्ट करना है। एंड दैट इज व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग वेरी एग्रेसिवली इन आवर कंट्री टुडे। बहुत ही एग्रेसिवली कंट्री के अंदर ग्रो कर रही है। जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, यू विल बी एबल टू कैरी फोन इन पॉकेट इन फ्यूचर। ये आर्टिकल करता है 1963 का, 18 अप्रैल 1963 का आर्टिकल है कि बहुत जल्दी आप लोग अपने पॉकेट में क्या कैरी करेंगे? फोन। ऐसा कोई प्राणी था जिसके फोन में आज पॉकेट में फोन नहीं है? कोई है? कोई एक तो होगा, सबके पास है। 1963 में वो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल था, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, राइट नाउ इट्स अ लैबोरेटरी डेवलपमेंट एंड इट्स वर्केबल, allowing the carrier to make and answer calls wherever we may. Other telephone of the future include a kitchen loudspeaker and a visual image
कंज्यूमर्स। क्या है? मोबाइल के कंज्यूमर्स। कुछ लोगों ने मोबाइल से छोटा मोटा अपना बिजनेस भी सेटअप किया, शॉप्स लगाए, शोरूम्स लगाए, am I right? लेकिन जिन लोगों ने 1963 में इस अपॉर्चुनिटी को समझा, 1970s में समझा, 1980s में समझा, 1990s में समझा, वो आज सैमसंग में है, वो आज सैमसंग है, वो आज एप्पल है। अपनी बात समझ? आज अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज इंडिया के अंदर 18,000 करोड़ का टर्नओवर होल्ड करती है। कितना? 18,000 करोड़ का मतलब है कि 18,000 करोड़ के रुपए के प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग थ्रू परचेज किए जाते हैं भारत के अंदर, जो कि बहुत ही छोटा अमाउंट है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और अगले 10 सालों में ये अमाउंट 1 लाख करोड़ क्रॉस करेगा। मतलब 2030 में 3 कैटेगरी के लोग होंगे। 2030 में कितनी कैटेगरी के लोग होंगे? पहली कैटेगरी, कहीं सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग से कहीं सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? कंज्यूमर्स। दे विल बी कंज्यूमर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जनरली अक्सर यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आती है। दे विल बी कंज्यूमर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट। जैसे आज एक यूनिक प्रोडक्ट आपके पास में सीबकॉम, आप जाके गूगल करेंगे, आपको सीबकॉम खुद समझाएगा क्या है। और सीबकॉम की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? आज आप एक सीबकॉम का जूस परचेज करते हैं, लेह लद्दाख में रहने वाले किसान को उसके बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सीबकॉम की डिमांड क्रिएट होगी, वैसे वैसे लद्दाख में रहने वाले किसान अमीर बनेंगे। न्यूज में देखो किसान सुसाइड कर रहा है, स्टार्टअप करो जिससे कि किसान ऊपर आना क्या हो, क्यों? एंड वी प्राउडली से टुडे वी आर सपोर्टिंग फार्मर्स ऑफ लेह लद्दाख। आज हम लेह लद्दाख के फार्मर्स को सपोर्ट करें, उनकी यूएसपी को पूरे इंडिया में क्या करें? प्रमोट करें, उनकी यूनिकनेस को पूरे इंडिया में प्रमोट करें। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा था, आज से 30 साल के बाद कहीं सारे लोग ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग के कंज्यूमर्स होंगे। करेक्ट? कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस समय समझेंगे और डायरेक्ट सेलिंग से अपना पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। चलो कुछ करके देखते हैं, 5,000 कमाएंगे, 10,000 कमाएंगे, 15,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे, पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करके देखेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लोग होंगे जो 2021 में डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को समझेंगे और 2031 में वो डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट शेयर को, इंडियन मार्केट शेयर को वही लीड कर रहे होंगे। दे विल बी द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, बिकॉज़ दे हैव बिल्ड अप दैट सिस्टम फॉर देमसेल्व्स इन कमिंग 10 इयर्स। 10 साल में उन्होंने अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग का लीडर बनाया। 1963 में अपॉर्चुनिटी थी, 2021 में भी क्या है? अपॉर्चुनिटी है। स्किल डेवलप हो जाएंगे, आईफोन, फोन, बाइक आने लगेगी। आप बस समझ के बैठो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें बस समझ के भी बैठोगे ना, वो एयरप्लेन है, बहुत ऊंचा उड़ा के लेके जाएगा आपको, देखिएगा। अगर अपने जीवन में 10 साल में इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता और आज मेरा फुल टाइम करियर नहीं, आज मेरा फुल टाइम करियर आज मैं पूरी तरीके से कमिटेड हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए। उसके पीछे का रीजन क्या है? पिछले 10 सालों में डायरेक्ट सेलिंग ने हमें बहुत अच्छी जिंदगी दी, अगले 10 सालों में, पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री ने हमें बनाया, अगले 10 सालों में हम इंडस्ट्री को बनाएंगे। ये हमारा वादा है। कैसे बनाएंगे इस इंडस्ट्री को? बनाएंगे टेक्नोलॉजी को इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व करके। इसीलिए आज हमने एक रेप्लिकेटेड वेबसाइट का कॉन्सेप्ट जनरेट करा है, जिससे कि प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों को आसानी हो, हर किसी के पास खुद की वेबसाइट हो, वो उस वेबसाइट को अपने में प्रमोट करे। राइट? जनरली एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने में 50 से 70,000 रुपए का खर्चा आता है, एंड वी हैव मेड इट एब्सोल्युटली फ्री। एब्सोल्युटली फ्री। राइट? देन हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिफर्ड कस्टमर। अगर आपके पास कोई भी कस्टमर बनता है, उसको सारी ट्रेनिंग, सारी सर्विसेज डायरेक्टली कंपनी के थ्रू मिलेंगी। आपका काम सिर्फ एक ही है, यू हैव टू एजुकेट पीपल। यू हैव टू, इफ ही इज योर कंज्यूमर, अगर वो आपका कंज्यूमर है तो आपको सीबकॉम के बारे में एजुकेट करना है, एंड इफ ही इज योर बिजनेस पार्टनर, यू हैव टू एजुकेट हिम अबाउट बिजनेस। योर वर्क इज ओनली प्रोवाइडिंग एजुकेशन, रेस्ट एवरीथिंग इज देयर एंड एज वेल हैंडल, एंड दैट्स वेयर यू विल क्रिएट अ बिल्डर ऑफ बिजनेस फॉर योर। दैट्स वेयर यू विल क्रिएट अ बिल्डर ऑफ बिजनेस फॉर योर। We are engineers, right? Now we are going to put technology into direct selling industry to make direct selling as a brand industry in the country, so that in coming 10 years, बच्चे मम्मी पापा अपने बच्चे को बोले 18 कंप्लीट किया, चलो डायरेक्ट सेलिंग।
और बच्चे अपने मम्मी पापा को बोले खाली टाइम में ट्यूशन मत पढ़ाओ, पार्लर मत चलाओ, बुटीक मत चलाओ, डायरेक्ट सेलिंग का काम करना शुरू करो, क्योंकि बुटीक से जिंदगी का खर्चा निकलेगा, डायरेक्ट सेलिंग से जिंदगी बदलेगी। आज मेरे साथ पार्ट टाइम में काम करना शुरू करो। This is what is our vision. ये हमारा विजन है अगले 10 साल, और इस विजन के लिए दिन रात काम करने के लिए हम तैयार हैं। दिन रात काम करने के लिए हम तैयार हैं। अगर दिन रात का मतलब सोचते हो तो मैं बिल्कुल इस बात को मीन करता हूं, क्योंकि पिछले 30 दिनों में 20 शहर भारत के कवर कर चुका हूं। 20 शहर में भारत के कवर कर चुका हूं। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं, आज इंडिया के हर कोने के यूथ के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज इंडिया के अंदर हम उन एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ मिलकर एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू अपने टाइम और एफर्ट्स का डेवलप करके एक बड़े बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तैयार है। वी आर सर्चिंग दोस यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑल ओवर द कंट्री, इररिस्पेक्टिव वो आज कहां है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कहां है। आपको बोलना आता है, आपको नहीं आता है, आपको ड्रेसअप आता है, नहीं आता है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका कलर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप गांव से हो, आप शहर से हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को बस एक बात से फर्क पड़ता, सपना है, बड़ा करना है, आ जाओ, वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। मैं मीटिंग करके पहुंचा किसी एक जगह से, और मैं शायद चेन्नई पहुंचा, चेन्नई से गाड़ी लेकर मैं अपनी गाड़ी लेकर नेल्लोर निकला। नेल्लोर आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है। नेल्लोर से फिर अगला मेरा मीटिंग था वो गुंटूर के अंदर था। गुंटूर के अंदर हमारा एक अच्छा इंटरेक्शन रहा वहाँ के कुछ बच्चों के साथ में, जो कुछ एनआईटी से थे, कुछ आईटी से थे, कुछ डिफरेंट कॉलेजेस से थे। गुंटूर के बाद हमारा नेक्स्ट ट्रिप अनंतपुर का था, जो अगेन आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह। नेक्स्ट ट्रिप हमारा बैंगलोर का था, जहां से हमारा इंटरेक्शन हुआ। बैंगलोर के बाद एक अलग प्लेस है मांड्या, वहां पे हमारा इंटरेक्शन था। देन कोयम्बटूर में हमारा इंटरेक्शन था। देन सेलम में हमारा इंटरेक्शन था। सेलम के बाद वापस में चले आए, आपने गाड़ी घर पे रखा, देने के बाद फ्लाइट, और विशाखापट्टनम में हमारा इंटरेक्शन था। विशाखापट्टनम के बाद नागपुर में आए। लाइक 2 दिन पहले हम लोग भंडारा में थे, कल हम योरपाल में हैं, योरपाल में थे, आज नागपुर में हैं, कल हम लिटिल घाट में हैं, परसों हम अमरावती में हैं, उसके बाद हम नांदेड़ में हैं, नांदेड़ के बाद औरंगाबाद में हैं, औरंगाबाद के बाद हम पुणे में हैं, पुणे के बाद हम दिल्ली में हैं, दिल्ली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद भुवनेश्वर। पूरे इंडिया में एक विजन लेकर चल रहे हैं कि डायरेक्ट साइड का ब्रांड बनाना है। बैग होता है, एक लैपटॉप होता है, एक ऑफिस होता है, एक कैब होता और एक माउस होता, कुछ भी नहीं जिंदगी में, कुछ भी नहीं। ना माउस है, ना बैग है, ना केबल है, ना एसी है, ना अटेंडेंस है, ना आई कार्ड है। जीवन में सिर्फ कुछ अलग शब्द है, विजन है, ड्रीम है, लीडर्स है, स्टेज है, माइक है, इंस्पिरेशन है, स्टार्टअप्स है, सोच है, और कुछ बड़ा कर दिखाने की भूख है। फाइनेंशियली अगर आप बात करेंगे तो बड़ी बात ये नहीं है कि मैं 23 वर्ष की उम्र में अपने जीवन का पहला करोड़ कंप्लीट कर चुका। 25 साल की उम्र में मेरे पास इतना था कि पूरे जीवन में नौकरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 1 करोड़ है और आप थोड़े से भी स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो आप म्यूचुअल फंड से 12% का इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं, हमारे और 1 करोड़ का 12% 1 लाख रुपए महीना होता है। इतने की लोगों की नौकरी लगती है जिसके लिए वो बॉडी मसाज मुंबई जाके लेते हैं। वो अपने पास 25 साल की उम्र में आ गया। तो ये बात समझ लो कि परिवार की जितनी प्रॉब्लम थी वो मैं 25 तक खत्म कर चुका था। अब 28 साल की उम्र में प्रॉब्लम नहीं है अपने पास एम्बिशन है, अपने पास एम्बिशन है। क्योंकि वो सारी कहानियां जो कुछ पागल लोगों की हमने किताबों में पढ़ी, चाहे वो बालाजी देवता के ओनर की थी, चाहे वो दुपमा शो के ओनर की थी, राइट, चाहे वो स्टार्टअप की थी, चाहे वो माइकल बेल की थी, आज वो कहानियां हम पूरे भारत में बनानी है, क्योंकि भारत को एम्प्लॉयज की नहीं, भारत को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। एंड आई प्राउडली से आई एम नॉट बिकमिंग मशीन, आई एम बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। नौकरी तो कोई भी नहीं देता है, बाजू वाले को बिजनेस देके दिखाओ तब जाने, बिजनेस देके दिखाओ बाजू वाले को तब जाने, तब जाने। कुछ लोग बोलते हैं होता नहीं है, सही तो आप कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। जो आपका ब्रश भी नहीं होता है, करना पड़ता है।
पहली बार मिला 40 की टीम, आज हजारों लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। एक मीटिंग्स में मेरी जरूरत नहीं है। आज प्रणव गांधी की मेरी कमाई है, आज नीरज जी मेरी कमाई है, आज वो सब सारे लीडर्स स्टेज पे आए थे वो मेरी कमाई है, आज वो व्हाइट शर्ट टाई में लोग बैठे हैं ये मेरी कमाई है, और मैं अपनी कमाई को बढ़ा के दिखाऊंगा। जो पूरे इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करेंगे, और ये मेरा वादा है आज। एक छोटे सी वीडियो के साथ इस मीटिंग को मैं खत्म करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं आप सीट लें और 10 मिनट की एक छोटी सी वीडियो के साथ इस मीटिंग को खत्म करना चाहूंगा। वो वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, वो वीडियो बिल्कुल लॉजिकल वीडियो है। क्या आप उस वीडियो को समझने के लिए तैयार हैं?